Okay, let's start the class with chanting Omkaram, then we will talk, okay? Om. Okay, Sairam children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? Yes, ma'am. Very good. Shabash. Okay, listen children very carefully. Today it's the last week of our classes, right? Next week में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ट्यूसडे से, है ना? 2 मार्च से है ना आपके एग्जाम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 2 मार्च को which subject do you have? Ma'am, English. English. इंग्लिश. ओके, मैथ्स का पेपर कब है आपका? Ma'am, 8. 8th को है. ओके, तो बेटा अब इस वीक में हमारी लास्ट क्लासेस रहेंगी, 2 क्लासेस. तो सैटरडे विल बी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, है ना? तो सैटरडे शायद ही हो पाए. तो अगर सैटरडे अपनी क्लास नहीं होती है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. अब टुडे वी विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन. फाइनल एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, आपको किस तरह से लिखना है, कैसे करना है, और कुछ आपको अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना? तो और दूसरी बात यह है कि अभी भी आपका कंप्लीट वर्क होने के बाद में नोटबुक की पीडीएफ कुछ बच्चों ने ही भेजी है. अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भेजी है, तो वो जल्दी से काम कंप्लीट मैं आज आपको भेज दूंगा वो PDF. हाँ, ठीक है. जिन्होंने नहीं भेजी है वो भेज दो बेटा, ताकि आपकी उसकी मार्किंग हो सके, समय से आपको जो है उसके मार्क्स मिल सके, है ना? मैम 10th चैप्टर तक करके भेजना है ना? जितने हमने करवाए हैं आपको उतना करना है, और जो पहले भेज चुके हो जिन चैप्टर्स की, उन्हें रिपीट नहीं भेजना है. जो आपने अभी तक नहीं भेजी है वो भेजना है. ओके, अब एग्जाम की बात करते हैं बेटा. फाइनल एग्जाम में मैथ्स का पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओनली. मैं जितनी भी बातें आपको अभी इस क्लास में बताऊंगी वो मैथ्स के पेपर के लिए बताऊंगी. बाकी सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट टीचर जैसे आपको गाइड करें, वो जैसा कहें आपको वैसा करना है. ठीक है? अब ध्यान से सुनो. मैथ्स में टोटल आपका एग्जाम का जो टोटल मार्किंग है 80 मार्क्स की है. 80 में से 40 आपका गूगल फॉर्म के थ्रू होगा और 40 आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर. अब गूगल फॉर्म में तो आप इतनी एग्जाम्स दे चुके हैं, तो इट इज नॉट न्यू फॉर यू. आपको पता है उसमें कैसे लिंक ओपन करते हैं, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कैसे ऑप्शंस फिल करते हैं और सबमिट करते हैं. दैट ऑल यू आर नोइंग वेरी वेल नाउ. यस ना? बहुत एक्सपर्ट हो. Yes, ma'am. गूगल फॉर्म में तो तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो. मैम एक बार भी भेजता हूँ मैम, वो 2 बार में सेंड हो जाती है मैम. नहीं होगी अब की बार. तो उसमें सेटिंग में मैं रेस्ट्रिक्शन डाल दूंगी. और सारे ऑप्शंस प्रॉपरली चेक करने के बाद, पढ़ने के बाद ही सबमिट करना. एक बार सबमिट कर दिया तो दोबारा नहीं कर पाओगे. इसलिए गूगल फॉर्म को सबमिट करते समय थोड़ा केयरफुल रहना. स्क्रॉल डाउन करके या ऊपर नीचे देख के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली, सारे ऑप्शंस तुमने उसमें किए हैं या नहीं, वो चेक करने के बाद ही, सारी एंट्रीज कंप्लीटली लिखी है या नहीं, वो चेक करने के बाद ही उसको सेंड करना. क्योंकि सबमिट एक बार कर दिया तो फिर उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा दोबारा से सबमिट करने का. नेक्स्ट चीज, अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पेपर पे. तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा 40 मार्क्स का. उसमें आपको सिलेबस पता है कितना आएगा, क्या आएगा, पता है ना? यस Yes, ma'am. फर्स्ट 10 चैप्टर्स है आपका, और आपका है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. फर्स्ट 10 चैप्टर्स और विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. सॉरी, ऐसे 11 चैप्टर्स आर देयर. उसमें विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हमने बता दिया है. 10th चैप्टर में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स,
ही पढ़ना है। डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन हम सिर्फ पढ़ेंगे, हमें पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। 8th चैप्टर हमने पूरा किया है, इसलिए 8th चैप्टर में हमें पूरा ही पढ़ना है, और बाकी सारे चैप्टर हमने पूरे पूरे किए हैं, तो बाकी सारे चैप्टर में तो कोई भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। सिलेबस के रिगार्डिंग किसी को कोई दिक्कत है तो कुछ प्रॉब्लम है सिलेबस किसी मैम हाल साल पता चलेंगे या फिर मैम 31 मार्च को पता चलेंगे? क्या क्या बोल रहे हो जेन्युइन? मैम कुछ नहीं। बेटा मैंने अभी पूछा है सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत है तो पूछो। सिलेबस में किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया है सिलेबस, एग्जाम कैसे होगी ये नोटिस सारा सब कुछ आपके पास आ चुका है ना? यस मैम। हाँ। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है जैसे व्हाट्सएप पे पहले पेपर आया था उसी तरह से आएगा। आपको उसको जो गिवन टाइमिंग्स आपको दिए हैं उस टाइमिंग के अंदर कंप्लीट करके, और जो है इस बार पीडीएफ नहीं भेजना है, आपको अपनी आंसर शीट भेजना है ना? और क्या किसके लिए टाइमिंग है वो सब कुछ उसमें ऑलरेडी मेंशन है। अब आप लिखेंगे कैसे डिस्क्रिप्टिव में, ये ध्यान दो, ध्यान से सुनना। रूल्ड पेपर जो होता है, सिंपल पेपर्स, एक साइज के ही कोई भी साइज आप ले सकते हैं, जो भी आपकी नोटबुक में हो वैसे आप ले सकते हैं। मैम A4 साइज रूल पेपर भी ले सकते हैं? बिल्कुल। उसमें नोटिस में लिखा है क्या कुछ कि कैसे लेना है, कुछ स्पेसिफिक इज इट रिटन? क्या लिखा था? A4 साइज पेपर लिखा है उसमें नोटिस में? मैम सर्कुलर में लिखा था। हाँ सर्कुलर में क्या लिखा है? सर्कुलर में बताओ। मैम A4 साइज पेपर की जरूर लिखा है। अच्छा, तो लिखा है तो वही पेपर लेना है आपको, है ना? जैसा आपके इसमें लाइनिंग वाला। हाँ लाइनिंग वाला तो ऑब्वियस सी बात है, लाइनिंग वाला लेना है, और मार्जिन भी छोड़ना है उसमें, और प्रॉपरली अपनी फ्रंट पेज पे सारी हेडिंग आप प्रॉपरली डालेंगे, ठीक है? नेम, क्लास, सेक्शन, एग्जाम कोड, व्हाटएवर, और जो कुछ भी उसमें डिटेल्स लिखी है वो सारी डिटेल्स आप फ्रंट पेज पे प्रॉपरली लिखेंगे, और उसके बाद में हर पेज पे पेज नंबर डाल देना, और मेन पेज पे ये भी लिखना कि हाउ मेनी पेजेस यू हैव यूज्ड। जैसे आप अपनी एग्जाम में लिखते हो ना, एग्जाम शीट पे आंसर शीट पे लिखते थे ना नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स यूज्ड। यस मैम। हाँ, तो उसी तरह से आपको इसमें भी लिखना है नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड। उससे क्या रहेगा, हमें पता रहेगा कि आपने कितने पेजेस यूज किए हैं। मैम जैसा पीरियोडिक 1 में लिखा था वैसे ही? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से लिखना है पेज के दोनों तरफ, लेकिन मार्जिन छोड़नी है, बिना मार्जिन छोड़े नहीं। और ऐसे नहीं स्टेपल कर देना कि दिक्कत आए कि जो लिखा है वही स्टेपल हो गया। थोड़ा ध्यान से स्टेपलिंग करना पेजेस की। मैम जो मैम हमारा मैम डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा मैम, तो मैम उसका मैम पिक डालना है कि पीडीएफ फॉर्म में डालना है हाल साल? अब जेन्युइन तुम मार खाओगे बेटा। अभी मैंने क्या समझाया, मैंने शुरू में ही क्या बोला कि पहले जैसे आपने पीडीएफ भेजा था, पीडीएफ नहीं भेजना है आपको, अपनी आंसर शीट भेजना है। यहाँ पर आपका एग्जाम होने के बाद में कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग आपको सर्कुलर में गिवन है कि कितनी समय के मैम अंदर 1 घंटा सबके लिए और कुमराज वालों के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है, बस। तो फिर इट इज क्लियरली गिवन इन द सर्कुलर, और वो सर्कुलर आपके क्लास ग्रुप पे है ना? ठीक है, सारी टाइमिंग्स और सब कुछ दे रखा है। आप उसको ध्यान से देखना और समझना, और पढ़ के उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा काम करना है। मैम वो एग्जाम कोड मतलब मैम हमारा वो जीमेल का पासवर्ड? वो आपको क्लास टीचर बताएंगे बेटा, एग्जाम कोड, है ना? आप उनसे पूछिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। हाँ, इज देयर एनी अदर थिंग यू विश टू आस्क? कुछ और है जो पूछना चाहते हो आप? बोलो।
एग्जाम से रिलेटेड किसी को कुछ और पूछना है? नो मैम। ठीक है, अब बेटा रिवीजन में दो चैप्टर का टारगेट रोज बना के करोगे तो भी अभी आपका हो जाएगा। दो और कुछ चैप्टर जो बड़े हैं उनको एक दिन में एक ही चैप्टर करना। जैसे अब ट्यूसडे है तो संडे तक का आप मैथ्स को पढ़ो, क्योंकि मंडे तो आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपका ट्यूसडे को पेपर होगा। यस। और मैथ्स की लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो अब इन 5-6 दिनों में दो चैप्टर करके अगर आप पढ़ोगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ इसमें देखो 10th चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको कुछ टाइप के ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स अगर पूछे हैं क्वेश्चन में तो आपको स्टेप्स भी लिखना है इन दैट वे। ये जल्दी आसानी से आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में भी बहुत कम चीजें हैं कि 2D इमेज उसकी 3D ऑब्जेक्ट की कैसे दिखती है, एज वेल एज तुम्हारा यूलर्स फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, क्योंकि और जैसे दो क्यूब्स को पास पास रखे या एक के ऊपर एक रखे या साइड में रखे, आगे पीछे रखे, तो क्या फॉर्म होता है नया सॉलिड, या इस तरह से तुम्हें सोचना है और उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर दूसरा, ये दो चैप्टर आपके बहुत आसानी से और जल्दी से प्रिपेयर हो सकते हैं। तीसरा है आपका रैशनल नंबर्स। अगर आपने फ्रैक्शन डेसिमल आपको समझ में आता है तो रैशनल नंबर भी बहुत आसानी से, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दो ही चीजें हैं। और ये प्रिपेयर करने से आपके एक साथ 2 चैप्टर प्रिपेयर होंगे। तो फ्रैक्शन और डेसिमल को पढ़ोगे तो अपने आप 9 चैप्टर भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। यस, होगा ना मैम हाँ। मैम वो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में से सिर्फ यूरल फॉर्मूला ही आ रहा है कि वो क्रॉस सेक्शन वगैरह भी आएंगे? मैंने सब बताया बेटा अभी परम, मैंने भी बताया कि क्या क्या आपको उस चैप्टर में पढ़ना है। 2 सॉलिड्स को अगर हम साइड बाय साइड या एक के ऊपर एक या आगे पीछे रखते हैं तो क्या चेंजेस उसमें होते हैं, वो है आपका एक कैटेगरी, एक यूलर्स फॉर्मूला है। और तीसरी कैटेगरी है आपका 2D इमेज, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की कैसे दिखती है। जैसे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की 2D इमेज क्या होगी? रेक्टेंगल, यस, रेक्टेंगल, वेरी गुड। क्यूब की क्या होगी? स्क्वायर, स्क्वायर। इसी तरह से स्फीयर की क्या होगी? सर्कल, हाँ, तो ये आपकी बुक में भी गिवन है, आप उसको देख के कर सकते हो सब अच्छे से। तो इसमें बहुत कम चीजें हैं पढ़ने के लिए। फिर आपका एक चैप्टर जो है वो है कॉन्ग्रुएंसी वाला। कॉन्ग्रुएंसी में भी आपका सिर्फ आपको ये पता करना है कि कौन किसका दोस्त है ना। अगर ये समझ में आ जाता है तो वो चैप्टर भी आसान है, 2 ही एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ। यस और नो? यस मैम। और आपको देखना है कि कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया बता सकते हो। अगर 3 साइड्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग तो आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाओगे? मैम साइड 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 साइड, हाँ। अगर एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड इक्वल हो तो मैम राइट राइट एंगल हाइपोटेनियस। हाँ, साइड RHS। और 2 साइड और एक एंगल हो तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हाँ, इस तरह से बेटा हम लोग को उसमें कॉन्ग्रुएंसी तो आसान है, कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर। फिर आपका उसके बाद आसान चैप्टर है 3rd वाला, डेटा हैंडलिंग, है ना आसान? यस मैम। यस मैम। उसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, रेंज ये है, सबको पता है अच्छे से। मीन का क्या मतलब होता है, मीडियन का क्या होता है, मोड क्या होता है। मीन और मीडियन किसी भी डेटा के एक ही होते हैं, एक ही होती है वैल्यू मीन और मीडियन की। हाँ, लेकिन मोड जो है किसी भी डेटा का मोर देन 1 भी हो सकता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में है ना? यस मैम। हाँ, अब मीन तो तुम्हें पता ही है कि जितने ऑब्जर्वेशंस गिवन रहते हैं उनको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो मीन आ जाता है। लेकिन जब हम मीडियन निकालते हैं तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ डेटा को काउंट करना पड़ता है ना, कि वो इवन है कि ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। और फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। यस बेटा? यस मैम। यस मैम।
असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। मान लो इवन है तो बीच की दो टर्म्स का एवरेज आ जाता है ना, बीच की दो टर्म्स को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। और अगर ऑड है जैसे 7 है तो 7 है तो ठीक बीच में कोई भी जो आएगा फोर्थ नंबर पे तो इधर से गिनो तो भी फोर्थ पे आएगा, है ना, ध्यान से समझना। जैसे अगर 7 लोग एक लाइन में खड़े हैं, 7 लोग खड़े हैं तो ठीक बीच में इधर से काउंट करोगे तो भी फोर्थ नंबर पे वही आएगा और इधर से करोगे तो भी वही आएगा। यस यस मैम। तो फोर्थ, हाँ तो फोर्थ नंबर का डेटा जो होगा वो होगी उसकी मीडियन। लेकिन अगर अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है, मान लो डेटा 4 है तो 4 अगर आपके पास डेटा है तो इधर से सेकंड और इधर से सेकंड जो होगा दोनों अलग अलग होंगे ना। यस मैम। तो जो इधर से सेकंड और इधर से सेकंड है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो ठीक बीच में आते हैं, जैसे अगर 10 है तो क्या करते हैं हम n/2 और n/2 + 1 यानी कि 5th और 6th टर्म का एवरेज जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीडियन। तो मीन मीडियन मोड है। फिर रेंज, रेंज ऑफ द डेटा क्या होती है बेटा, जो भी डेटा गिवन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना। यस, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर है, मान लो वो मैक्सिमम 30 मार्क्स का है तो उसकी रेंज क्या होगी 30, और मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं किसी को 0, और मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं 30। तो व्हाट इज द रेंज 30 - 0 30, है ना। 30 इज द आंसर। हाँ, तो रेंज निकालना समझ में आ गया। जो हाईएस्ट वैल्यू है डेटा की उसमें से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते। तो ये देखते टाइम ध्यान से देखना, अगर नंबर ऑफ डेटा ज्यादा है तो बेटर होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो जिससे कि गलती रेंज निकालने में नहीं होगी। फिर तुमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो 100% श्योरली हैपन है तो हम उनको बोलते हैं सर्टेनली हैपन, कुछ बिल्कुल नहीं होंगे तो उनको इम्पॉसिबल बोलते हैं, और किसी के बारे में हम श्योर नहीं होते तो उनको क्या लिखते हैं मे बी हैपन, है ना। हम कैन हैपन, हाँ, कैन बी, कैन हैपन, कैन नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, जिसके बारे में श्योर नहीं होते। फिर इसी तरह से हमने कुछ डाइस वाले क्वेश्चन किए थे, कॉइन वाले किए थे। अच्छा, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आउटकम आते हैं हाफ हेड या टेल आता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम कितने 2, तो 1/2 यानी 1/2। इस तरह से आपको करना है। एक डाइस है तो डाइस पे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं 1 से 6 तक। हाँ, अब 1 से लेके 6 तक में जो है आपके इवन नंबर्स कौन कौन से हैं 2 4 6 2 4 6। हाँ, कितने इवन नंबर हुए 3। टोटल आउटकम कितने हैं राघव तिवारी, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं राघव, आउटकम 6। किसके आउटकम 6 है ट्राइंगल। ट्राइंगल, बहुत अच्छे। कहाँ ध्यान है बेटा, कैमरा ऑफ करके भी मुझे लगा कि शायद तुम्हारा ध्यान नहीं है। यस, सो पॉसिबल आउटकम्स आर 6 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, तो 6 में से 3 इवन नंबर हो गए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। ऐसे ही जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 ही आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या रिजल्ट मिलता है हमको, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो कितने हुए टोटल आउटकम, कितने हुए 2, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी भी तुमने पढ़ी है। तो थर्ड चैप्टर आसान है, फर्स्ट सेकंड तो हमने शुरू में ही बहुत पढ़ा है। सिंपल इक्वेशन में भी सिंपल सिंपल चीजें हैं, अगर तुम थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ के और उस पे इक्वेशन बना लोगे। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है बताओ, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैम जिस वैल्यू से वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है।
जिस वैल्यू से वो इक्वेशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब होता है? मतलब कि जैसे मान लो लिखा है x + 2 = 4, तो हमको x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिससे LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो 2 + 2 4 होता है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? मैम 2। हाँ, तो x = 2 क्या हो गया? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। इज इट क्लियर? यस, क्लियर है या नहीं? यस मैम। यस मैम। मैम मेरे को मैम मेरा जो है मैम थोड़ा सा काम बचा हुआ है, तो मैम आपको मैं फ्राइडे से पहले पहले सबमिट कर दूंगा PDF। ठीक है, लेकिन और कोशिश करो कि उससे जल्दी कर लो। ठीक है बेटा, तो हाँ, हमने इन शॉर्ट सारे चैप्टर्स के बारे में बात की है। 8th चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटी तो अभी अभी पढ़ा है, और बचा 6th और 5th चैप्टर। तो 5th में आपका लाइंस और एंगल्स है ना? लाइंस एंड एंगल्स है ना? यस मैम। और लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा है, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, फिर इसके बाद सिंपल इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, लीनियर पेयर कौन बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, ये सारा तुमने लाइंस और एंगल्स में पढ़ा है। यस यस मैम। ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हें अच्छे से पता है तो तुम ये चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। देन ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, फिर एक ट्राइंगल में एंगल किस तरह के हो सकते हैं, एंगल के बेसिस पे उनकी नेमिंग और साइड्स के बेसिस पे उनकी नेमिंग, ये सब हमने पढ़ा है। यस यस मैम। हाँ, बोलो राघव, you have raised up your hand. Raghav, do you want to ask anything? मैम आई वांट टू आस्क। बोलो। मैम मेरे को मैम आपसे ये पूछना था कि मैम पहले पहले जो हाफ ईयरली में काम जो आपने करवाया था उसका PDF नहीं भेजा था, तो मेरे को अभी अभी वाले का जो मैंने किया स्टार्टिंग से आपको भेजना पड़ेगा? बिल्कुल, जितना तुमने नहीं भेजा है वो सब भेजना है, जो भेज चुके हो उसे रिपीट नहीं करना है। ओके मैम। So this was all about all the chapters in short. Now if you want to ask anything you can ask. Ma'am, the formula for simple interest was P into R into T upon 100 ना? हाँ, Okay. SI is equals to PRT upon 100. और प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना भी मैंने सिखाया है तुमको। प्रॉफिट परसेंट Yes, ma'am. प्रॉफिट अपॉन CP into 100. CP into 100. into 100। हाँ, और SP और CP निकालने के हमने फॉर्मूले भी पढ़े हैं अलग अलग। Yes, ma'am. और ये प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट परसेंट पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे। Cost price. ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता हो तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, बट अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पता हो तो सेलिंग प्राइस के थ्रू क्या फॉर्मूला होता है वो भी हमने डिस्कस किया है। Yes, ma'am. किया है ना? यस मैम। Yes, ma'am. लास्ट क्लास में तो बताए थे। हाँ, ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने अपना जितना मुझे बताना था ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। अब तुम लोग बोलो। Yes, ma'am. दीक्षा, तुमने बीच में अपना काम क्यों सेंड नहीं किया था बेटा? मैम कौन सा? थर्ड पीरियोडिक के टाइम तुमने नहीं भेजा था कुछ भी, थर्ड पीरियोडिक में कुछ कुछ चीजें। मैम मैंने शेप्स का करके भेजा था आपको फाइल। क्या भेजा था? मैंने आपको फाइल चलो, ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट योर 4th चैप्टर to 7th चैप्टर की PDF भेजी थी। ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।
बाकी इंस्ट्रक्शन आपके जितने सर्कुलर्स आए हैं उसमें सब गिवन है क्लियरली। पेपर स्कूल में है। बेटा उस पर लिखा हुआ है, सर्कुलर में हर इंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली दी है, उसको आप पढ़ो। उसके वैसे तो मैम ऑनलाइन है, पर अगर मैम जिला से मैम कुछ आता है मैम, तो वो स्कूल में भी करवा जा सकते हैं। तो वो जैसा भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तो जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? मैम 15 चैप्टर में क्या आएगा? मैं बता चुकी हूँ बेटा, समवन शुड रिपीट इट। जेन्युल बताओ क्या आएगा 15 चैप्टर में? मैम अगर मैम हम 2 शेप्स बनाते हैं तो क्या बनता है? तुम्हारी आवाज कट रही है। रुद्र 15 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बताओ। बोलो। हम कुछ नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी बताओ ना क्या क्या 15 चैप्टर में मैंने ये कहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ना। आज की क्लास में ही हमने और डिस्कस किया है। मैम हमें मैम यस मैम हमें मैम है ना वो क्या मैम हमें 15 चैप्टर में 15.1 एंड 15.2 पढ़ना है। मैंने एक्सरसाइज तो एक बार भी नहीं बोली बेटा। मैम रुद्र आपने ध्यान कहा है रखो। कि मैम 3D शेप्स जो हैं उनको उनका 2D व्यू कैसा दिखेगा, और उसके बाद 2 शेप्स को जोड़ने पर उनका उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, और आपने यूरल थ्योरी का बोला है। ये 3-4 चीजें कही है जो आपको पढ़नी है। यूलर्स फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने तुम लोग को प्रोजेक्ट में दिया था, उसमें तुमने किया है। फिर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का 2D इमेज कैसा होगा, या एक तुम्हारी बुक में भी वो मैच द कॉलम वाला दिया है कि किस तरह से उस कटिंग को जोड़ने से कौन सा फिगर बनेगा, कि सॉलिड जो है वो सिलेंडर बनेगा, कि स्फीयर बनेगा, कि कोन बनेगा। ये सब तुम्हारी बुक में दिया हुआ है एक टेबल में। एज वेल एज दो सॉलिड को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो तुम्हें लिखना है। और तीसरा है यूलर्स फॉर्मूला। ये 3 चीजें आपकी है, ये पढ़ना है। अदनान, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? अभी से बेटा रोज सॉल्व करो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, एक एक दो दो चैप्टर की प्रिपरेशन अभी से करोगे तो हो पाएगा। हाँ राघव बोलो बेटा। Raghav Tiwari, you were about to ask something, but you are not asking now. नो मैम। ठीक है। रुद्र, यस मैम। तुम्हें पूछना है कुछ रुद्र? नो मैम। जेन्युल, नो मैम। तो why you were raising up your hand जेन्युल again and again? चलो ठीक है, देन वी कैन से ऑल द बेस्ट। और अच्छा ये बताओ, फ्राइडे को अगर आपकी क्लास में लेती हूँ तो 9 से 10 या 10 से 11 दोनों ही टाइमिंग सुटेबल है आपके लिए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको थर्सडे को इन्फॉर्म कर दूंगी। थर्सडे को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगी, है ना। और सुबह आपको इनविटेशन सुबह मिल जाएगा फ्राइडे को, ठीक है, या पहले भी मिल सकता है, अदरवाइज फ्राइडे को। और सैटरडे अगर कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं होती है, वैसे तो मैं इनविटेशन कैंसिल कर दूंगी, लेकिन अगर कैंसिलेशन का मेल नहीं भी आता है सैटरडे और उसके आगे के वीक्स के लिए, तो नाउ इट इज अंडरस्टूड कि व्हेन योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट, अब क्लासेस नहीं होंगी, है ना बेटा। जब आपकी एग्जाम शुरू हो जाएंगी तब, और सैटरडे अगर वर्किंग डे नहीं होता है तब। समझ गए? यस मैम। मतलब इस सेशन में आपकी अब मैथ्स की एक ही क्लास और होगी एक्स्ट्रा अगर हुई तो, अदरवाइज वी कैन से टुडे इट्स अवर लास्ट क्लास फॉर क्लास 7। अब तुम सब बच्चे 8th में चले जाओगे, है ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन 8th में इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस मैम, पास होना पड़ेगा।
थोड़े दिन बचे हैं बेटा, सारी फालतू बातों को भूल के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। 1 घंटा खेलो, लेकिन खेलने का मतलब मोबाइल देखना नहीं है, टीवी देखना नहीं है। कुछ फिजिकल आप एक्सरसाइज करो, आउटडोर गेम खेलो, जो भी करना है। 1 घंटा अपनी हॉबी का पसीना बहाना है 1 घंटे में, है ना। और बाकी समय फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। अपनी हॉबी का काम कोई भी 1 घंटा ही करना है, लेकिन उसके बाद पूरा टाइम पढ़ाई करना है। लेकिन हॉबी में मोबाइल और टीवी को अवॉइड करना है। इज इट क्लियर? क्योंकि मोबाइल और टीवी देखोगे तो आपकी आंखों पे और स्ट्रेस आएगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, वो टाइम में कुछ बाहर अपनी पसंद का, अपनी हॉबी का कुछ काम करें, जिससे हम 1 घंटे में रिफ्रेश हो जाए अच्छे से, और फिर जब पढ़ें तो फ्रेश मूड के साथ अच्छे से पढ़ें, है ना। साइकिलिंग करो या जो भी तुम्हारा हॉबी है, क्रिकेट, वॉट एवर यू प्ले, यू लाइक टू प्ले, यू शुड डू इट। ठीक है बेटा। और रोज एक्सरसाइज करो थोड़ी अच्छे से। कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। एग्जाम में बीमार नहीं पड़ना है किसी को भी, अपना ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अभी और एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई है एग्जाम तक, तब भी कोई भी ऐसी कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम्स वगैरह ये सारी चीजें अभी नहीं खाना बेटा, अवॉइड करना ये सारी चीजें, है ना। ठीक है। अब कोई हाँ नहीं बोल रहा है? ठीक है। यस मैम, ठीक है मैम। हाँ ओके बेटा, चलो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और पढ़ाई पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज योर स्टडीज, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन फ्राइडे आई विल टेक योर वन मोर क्लास। ठीक है। ओके मैम। और तब तक सारे बच्चे जिन्होंने काम नहीं भेजा है वो कंप्लीट करके भेज दें। यस और मैम। अब हमें तो बोलने का काम नहीं पड़ना चाहिए कि बेटा पढ़ाई करो, खुद से करो अब, है ना। यस अपन मैम। एक क्लास आगे यस जाके मैम। ओके बेटा, चलो ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड टुडेज क्लास। Yes, Yes, ma'am. Yes, all of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of Thank you, ma'am. yourself. Stay happy and Bye, healthy. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Sairam, ma'am. Yes. Sairam ma'am, thank you. Sairam beta, bye. Bye. Bye, ma'am. Sairam ma'am. Sairam.